मैंने काम शुरू किया 100 रुपए पर डे के ऊपर। गूगल ऐसा बाप है कि वो सब बच्चों में बांटता है। वो लोगों को एंजाइटी होती है ना। कनाडा के चौथे बड़े शहर में जो बाहर रहने वाले पाकिस्तानी भी हैं, जख्मी में मेरा पैर हो गया था। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई कहानी कुछ ये है कि आपको बहुत बहुत खुशामदीद पहले तो जो है वो तमाम ख़वातीन और हज़रात को मेरे भाई का पॉडकास्ट में। और भाई का पॉडकास्ट मतलब सिर्फ ये भाइयों का पॉडकास्ट नहीं होगा, बल्कि आगे चल के ये बहनों का भी पॉडकास्ट बनेगा, जैसे कि मैंने बताया था आपको। तो वीडियो के मतलब ये पहली ऐसी वीडियो जिसमें मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि इंट्रो दूंगा आपको अपना, कि मतलब मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कितने साल का हूँ, कहाँ से बिलोंग करता हूँ, क्या सब चीज़ें, मंजन ये सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद एक सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट आया हुआ था मेरे पास, काफ़ी लोगों का मतलब 2-3 लोगों ने एक ही जैसे सवाल पूछा हुआ था। तो वो मैं उसके बारे में बात करूँगा, और उसके बाद फिर देखते हैं कि आगे बातों से क्या बात निकलती रहती है। तो फिलहाल मेरे पास अभी काफ़ी लोगों ने मुझे बोला, अप्रोच किया कि यार हम आना चाहते हैं। और उसमें से एक लड़का वो भी था जो अभी पिछले वाले आपने वीडियो में देखा था, आशिर नाम था। मेरे पास अभी बस चीज़ें चल रही हैं। देखो अभी नॉर्मल सा माइक है जो हमने DSLR के लिए ख़रीदा हुआ था उस वक्त। तो मैं फ़िलहाल इसी को काम चला रहा हूँ, और बाकी रिकॉर्डिंग तो मैं मोबाइल से ही करता हूँ। ऑब्वियसली मेरे पास कोई DSLR कैमरे वगैरह नहीं है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। तो बस कंप्यूटर में लगा के, लैपटॉप में लगा के माइक, और वहाँ से वो एप्पल का वो होता है सारा सिस्टम, मैकबुक के थ्रू जो है वो कैमरा डिटेक्ट कर लेता है, कोई प्लेयर के थ्रू वो चला देता है सारी चीज़ें। तो ये होता है कि आप मतलब कहीं ना कहीं से तो चीज़ें शुरू करते हैं। उसमें फ़ायदा ये होता है आपको कि जब आप चीज़ें शुरू करते हैं, तो ये मतलब ये नहीं होता आपको कि पहले मैं मेरी ज़हनियत ये थी कि यार हमारे पास अच्छे इक्विपमेंट होने चाहिए और ये सब चीज़ें होनी चाहिए। बट बाय द टाइम जब मैंने व्लॉगिंग करना शुरू की, तो फिर मुझे समझ में आ गया कि यार मतलब व्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे इक्विपमेंट की वजह से नहीं आते, आपके कंटेंट की वजह से आते हैं। हाँ, ये ज़रूरी है कि आपके पास कैमरा सही होना चाहिए। मतलब मोबाइल, आजकल तो मोबाइल ही की दुनिया है, फ़ोन का दुनिया पूरी चल रहा है काम सारा। व्लॉगिंग सारी चीज़ें उसी के ऊपर चल रही हैं, प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी भी सारी उसी पे चल रही है। बस माइक अच्छा होना चाहिए। तो माइक का मेरा इरादा है कि मैं माइक ले लूँगा। अभी मैंने माइक अभी तक ऑर्डर नहीं किया है। मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था उसकी, कौन सा माइक होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। कंडेंसर माइक होते हैं, डायनामिक होते हैं। तो नई नई चीज़ें जब आप रिसर्च करते हैं तो काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि ये हो वो। तो दुनिया में वाकई में जो यूट्यूब है इट मैं समझता हूँ बहुत ही बड़ा उस्ताद है। इट निकल के सामने आया है कि यार वाकई में आपको दोस्तों से, रिश्तेदारों से, या फिर किसी कंटेंट क्रिएटर से बार बार सवाल करके चीज़ें नहीं पूछनी होती कि मैं कौन सा माइक इस्तेमाल करूँ, आप अपनी पॉडकास्ट के लिए कौन सा करते हैं। आप जाएं यूट्यूब की वीडियो सर्च करें, और उसमें बेहतर आपको मिल जाएगा जो आपको आपकी रेंज में आ रहा होगा। पहली बात तो ये कि आपकी रेंज क्या है, $50, $30, $40, $100, $200, $500, जो आपकी रेंज हो। पहले तो आप वो रेंज में देखें कि मेरी रेंज में फ़िल्टर लगा के कौन सी चीज़ें इक्विपमेंट आ रही हैं, और उसके बाद उसके ब्रांड्स को आप जो है वो यूट्यूब पर डाल के या फिर गूगल पर डाल के सर्च कर लें कि भाई ये इसकी क्या वो आउटपुट है, किस तरह का है क्या नहीं है। तो वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। एनीवे, तो अभी टेबल भी नहीं है और कुछ नहीं है, मगर ये कि जज्बा है, और जज्बे से इंशाल्लाह अपना काम शुरू करेंगे। बाकी आगे चीज़ें इंशाल्लाह बाय द टाइम होती ही रहेंगी, कुछ ना कुछ चीज़ें आती रहेंगी और होता रहेगा काम। तो पहले मैं बता देता हूँ वीडियो में आगे जाने से पहले कि यार अगर चैनल पे नए हो, तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। उससे आपके लिए तो फ्री होता है, बट हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती है और सपोर्ट भी हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच उसके लिए, एडवांस में ही कह दिया मैंने। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ें देख तो लेते हैं मगर वो सब्सक्राइब नहीं करते, बट कर दो इस दफ़ा। एनीवे, बात ये है कि मेरा नाम है अशर भाई। मैं इस वक्त रहता हूँ कनाडा के चौथे बड़े शहर में, आई थिंक, जिसका नाम है कैलगरी। और मैं कैलगरी के अंदर अभी 2 महीने ही पहले मूव मैंने किया है यहाँ पे, मूविंग की है फ्रॉम ओंटारियो। पहले मैं ओंटारियो में रहा करता था, 7-8 महीने में ओंटारियो में रहा। अक्टूबर समझ लो 1 साल पहले, अक्टूबर 5th को मैं आया था कनाडा एज अ परमानेंट रेजिडेंट। और मेरी जो एज है वो 40 ईयर्स है। इंशाल्लाह आगे इसी साल जो है वो 1 साल आगे भी होने वाली है इंशाल्लाह। सो काफ़ी अल्लाह का शुक्र है, तजुर्बा है मेरा, मतलब एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है। काफ़ी मुल्कों में मैं घूम चुका हूँ। फ़िलहाल इस साल ही मैं 3 मुल्कों में माशाल्लाह घूम के आया हूँ, जिसमें से एक तो मेरा प्यारा मुल्क जो है वो पाकिस्तानी ऑब्वियसली। उसके बारे में भी इंशाल्लाह आज थोड़ी बहुत बात करेंगे, पाकिस्तान के बारे में और वहाँ के मसले मसाइल के बारे में छोटे मोटा, और वहाँ के लोग के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, लोग क्या समझते हैं। इवन जो बाहर रहने वाले पाकिस्तानी भी हैं वो भी क्या समझते हैं पाकिस्तानियों के बारे में इस वक्त, और करंट सिचुएशन छोटी मोटी है वो चीज़ें जो अपना छोटा मोटा एक्सपीरियंस है। दूसरी बात ये कि मेरी जो वो है क्वालिफ़िकेशन, वो है भाई मास्टर्स।
मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से मास्टर्स किया हुआ था इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। मतलब मैं चाहूँ किसी भी मुल्क में अप्लाई कर सकता हूँ सफ़ीर के लिए, अगर मेरा पव्वा शव्वा हो। अब्बा मेरे जो है वो कहीं डिप्लोमेट विप्लोमेट होते या ब्यूरोक्रेट होते तो कहीं का लगवा चुके होते मुझे। यही चीज़ तालीम चाहिए होती है, तो काफ़ी मैंने कुछ पढ़ा हुआ है उसके बारे में। एनीवे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र है, पढ़ाई आपको काफ़ी रुझान देती है। और ये मेरी अम्मी बोला करती थी कि भाई बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। हम तो थोड़े बहुत वो थे निकम्मे इस चक्करों में, स्कूल से भी जो है वो पेट का दर्द का बहाना करके निकल जाया करते थे। बट ये है कि अम्मी बोलती थी कि पढ़ लो। तो मैंने जॉब के साथ साथ उस चीज़ को कंटिन्यू किया, बैचलर्स किया, फिर मास्टर्स किया अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई पैसे नहीं दिए, कुछ भी नहीं किया, तरीके से एग्ज़ाम दे के मास्टर्स किया। तो एक नंबर जेन्युइन डिग्री थी, इस वजह से ही कनाडा की पीआर लेकर आ गए। तो उससे अगर थोड़ा सा पीछे जाएँ तो मैं लास्ट ईयर से पहले अगर मैं बात करूँ अपनी लाइफ के बारे में, थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे जाऊँगा। मतलब मैं शुरू से नहीं शुरू करूँगा। तो अगर मैं पिछले से साल से पहले की बात करूँ 2022 से, तो मैं सिडनी में रहा करता था। 10 साल मैं सिडनी में रहा अपने स्पाउस वीज़े के ऊपर, मतलब अपनी वाइफ़ के साथ एज़ अ डिपेंडेंट वीज़ा जिसको कहा जाता है। वहाँ पे स्पाउस वीज़ा का कोई ख़ास नहीं होता, डिपेंडेंट कहा जाता है। और वहाँ पे वो पढ़ती थी, अ, उसमें समझ लो स्टूडेंट वीज़े पे थी। उसने बैचलर्स किया वहाँ से और फिर मास्टर्स किया, और फिर ये होते होते वर्किंग वीज़ा लेते लेते ये सारी चीज़ें हुई। पीआर के लिए मुश्किल हालात थे, तो हमने बहुत ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट करना मुनासिब नहीं समझा, तो हम लोग कनाडा आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। कनाडा की हमारी फ़ॉरेन पीआर हो गई, तो इतना ज़्यादा इशू नहीं हुआ उसके अंदर। जो हमारी क्वालिफ़िकेशन थी, जो हमारे पास एक्सपीरियंस था, जो हमारे पास पैसे थे, और जो हमारे पास चीज़ें थी, उन सारी चीज़ों को मिला मिलू के इकट्ठा हमने किया और हमने कनाडा की पीआर ले ली अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये कि टाइमिंग जो होती है और वक्त और हालात जो है वो अल्लाह ताला आपके लिए बनाता रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वक्त और हालात, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो 473 का राउंड था हमारा, जो 2020 में चला था, 23 दिसंबर को मुझे याद है वो राउंड, वो आखिरी राउंड था। और उस वक्त हमारे 473 पॉइंट्स थे। पीआर की अगर मैं बात करूं, एफएसडब्ल्यू के हम लोग आए थे, जिसको फेडरल स्किल्ड वर्कर भी कहा जाता है। हाईली स्किल्ड वीज़ा होता है ये, और मतलब बहुत ही स्किल्ड लोगों को मिलता है। ये उस तरह का नहीं है कि आप स्टूडेंट लेके यहाँ पे आ जाएँ, या फिर आप वर्क परमिट लेकर आ जाएँ, या फिर 2 नंबर कोई जॉब लेके आए और फिर यहाँ पे पीआर की भाग-दौड़ करें, ये वो नहीं होता। तो ये हाईली स्किल्ड वीज़ा होता है, और बहुत ही मतलब इसके लिए गोल्डन आपको चीज़ें चाहिए होती हैं। आइल्ट्स से लेके क्वालिफ़िकेशन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं, जो हर इंसान के बस की नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि ऑस्ट्रेलिया से सना ने जो डिग्री की थी और ये सारी चीज़ें की थी, तो मिल मिला के अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बन गई, और बाकी हमारी टाइमिंग भी थी। तो ऑस्ट्रेलिया में हम लोग 10 साल रहे, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ गँवाया। वो इंशाल्लाह आगे की वीडियोज़ में बताएँगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में, अपनी जर्नी और बहुत सारी चीज़ें, छोटा-मोटा। मैंने सोचा आपको अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। उससे पहले अगर मैं 10 साल पहले की बात करूँ, 2012 से पहले की, 2022 से 2012 तक ये गुज़र गया। अगर 2012 की मैं बात करूँ, तो 2012 से लेके और पीछे अगर जाएँगे हम, तो 2006, मतलब 2005, हाँ, तकरीबन 7 साल। 7 साल मैंने यूनिलीवर पाकिस्तान में गुज़ारे। और मेरे फ़ादर वहाँ पे बिज़नेस भी करते थे, उनके साथ यूनिलीवर के साथ हमारा बिज़नेस भी था, और एज़ अ थर्ड पार्टी मैं वहाँ पे काम किया करता था, और वहाँ पे एम्प्लॉय भी था एक तरह का। तो काफ़ी अच्छा रहा, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने काम किया है, और वहाँ पे एक बहुत अच्छी कंपनी थी, कंपनी है, और ऑब्वियसली मैंने बहुत कुछ सीखा है वहाँ से। ऑल दो कि ज़ाहिर है ये बाहर की कंपनी होती हैं, तो अब तो आजकल चल रहा है मसले मसाइल बहुत सारी चीज़ों को लेके। बट एनीवे, आपको अगर अच्छी कंपनीज़ होती हैं तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बनाए वहाँ से, बहुत मेमोरीज थी, और बहुत कुछ सीखा मैंने, जो वाकई में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी डिग्रीज आपको तालीम नहीं सिखाती। वो आपको इन ऑन हैंड एक्सपीरियंस जो होता है, इन हैंड एक्सपीरियंस जो होता है, वो आपको बहुत कुछ ज़िंदगी में चीज़ें सिखाता है। और मैंने भी वहाँ के जो लोग थे, वो अलग अलग जगहों से पढ़ के आए हुए होते थे। कोई यूके से पढ़ के आया हुआ है, कोई कनाडा से पढ़ के आया हुआ है, कोई यूएस से पढ़ के आया हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जिनके अलग अलग एक्सपोजर दुनिया को लेके होते थे, अलग अलग मुल्कों के होते थे। और इसी तरह मेरा एक बॉस भी था, उसका नाम इरफान खैरी था। वो अब कनाडा में ही रहते हैं, कैनेडियन ही थे वो हमेशा से, मगर पाकिस्तान आए हुए थे उस वक्त। तो वो रहते हैं टोरंटो में ही रहते हैं। तो कभी इत्तेफाक हुआ मेरा जाना, तो ज़रूर उनसे मुलाकात करूँगा, कोशिश करूँगा। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, और बाकी और भी मेरे बॉसेस थे, मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा एडमिनिस्ट्रेशन में। तो थैंक यू सो मच उनके लिए। बहुत फ़ायदा होता है आपको ज़िंदगी में, अगर अच्छे मेंटोर मिल जाए, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाता है, बगैर बहुत अच्छी डिग्रीज़ के भी। तो बात ये है कि यहाँ तक मैं इस तरह समझ लो 2005 से लेके और 2012 ये इस तरह कामों में गुजर गया, जॉब में गुजर गया, बहुत सारी चीज़ों में गुजर गया, और बस यही चक्कर चलता रहा।
तो उससे अगर मैं पहले की बात करूँ तो फिर मैं अपने अब्बू के साथ पढ़ता, मतलब पढ़ता नहीं था, काम करता था। तो मैं अपने जो मैंने अगर अगर मैं पहले की बात करूँ तो मैंने मैट्रिक के बाद ही समझ लो, मैट्रिक के बाद नहीं, इंटर, हाँ, मैं मैट्रिक के बाद ही इंटरमीडिएट में जब मैं आया था, तो मैंने जब ही से जो है वो 15-16 साल की उम्र से जो है, 15 साल की उम्र थी मुझे याद पड़ता है, मैंने काम शुरू कर दिया था। और मैं मेरे अब्बू जो है वो हमेशा से कार की फील्ड में रहे, मतलब कार सेलिंग और बाइंग की फील्ड में रहे वो। और अपना शोरूम भी था हमारा, तो वो सब कुछ था, उसमें रहे। और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने भी उसी चीज़ को जो है वो उसी लेगेसी को कंटिन्यू किया, उन्हीं के साथ आगे बढ़ा और ये सारी चीज़ें की। और फिर जो मेरी पहली जॉब थी, मुझे याद है अपने फादर के साथ ही, तो अम्मी ने कहा कि जो है वो काम करो, तो हमें ज़रूरत भी है काम की, अच्छा है कि तुम्हें काम आएगा, तुम सीखोगे दुनिया को, लोगों से कस्टमर डीलिंग कैसे होती है, लोगों से बातचीत कैसे होती है, आगे ज़िंदगी में सरवाइव कैसे करना होगा, वो सब कुछ तुम्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही सिखाएगा। पढ़ते रहो, साथ में कोशिश करो। ऑब्वियसली वो तो प्रियोरिटी है ही कि पढ़ना लाजमी है, मेरी अम्मी, बता रहा हूँ आपको कि मैंने डिग्री भी की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, मास्टर्स। बट ये है कि साथ में सीखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपको ज़िंदगी में सीखने का मौका लोगों के साथ मिलता है वो आपको शायद ही पढ़ाई में मिलता है। तभी लोग कहते हैं कि जाके कोई इंटर्नशिप कर लो या कोई ऐसा कोई वर्क एक्सपीरियंस ले लो किसी लोगों के साथ, ताकि आपको उसमें आसानी रहे और कोई प्रॉब्लम मसले मसाइल भी ना आए, और आपको ज़िंदगी में सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सीखा हमने बहुत कुछ। उसके बाद मैंने जब वो पहली जॉब शुरू की अपने अब्बू के साथ, तो मैं सिविक सेंटर में जाया करता था गाड़ियों की फाइलें लेके, वहाँ पे टैक्सेशन का काम था, रजिस्ट्रेशन का काम था। तो वो मैंने काम शुरू किया 100 रुपये पर डे के ऊपर। तो वो मैंने काम शुरू किया 100 रुपये पर डे के ऊपर, मुझे याद पड़ता है। और मैं बसों में जाता था, तो क्योंकि मैं छोटा था तो गाड़ी चला नहीं सकता था, ऑब्वियसली बाइक मैं चलाता नहीं था, क्योंकि बचपन में मेरे साथ एक बड़ा इंतहाई ख़तरनाक वाक़या हो गया था। मुझे याद है मैं अपने चाचा के साथ जा रहा था एक जगह पे ऐसे ही घूमने के लिए, तो मैं बाइक में उनकी बैठा था, वो हमेशा बाइक चलाते थे। तो उनकी बाइक में पीछे बैठा हुआ था, तो मेरी जो एड़ी होती है, वो एड़ी जो थी मेरी बाइक के पीछे पहिए में आ गई, और बुरी तरह जो है वो ज़ख्मी में मेरा पैर हो गया था। तो मुझे वो दिन था, और समझ लो आज का दिन है, बाइक से भाई बड़ा डर लगता था, और डर लगता है कि कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। कि एक तरह की लोगों को एंजाइटी होती है ना, किसी को ऊंचाई से होती है, किसी को पानी से होती है, किसी को किसी चीज़ से होती है। तो आप लोग की क्या है, मुझे कमेंट्स में भी बताना कि आप लोगों को किस चीज़ से डर लगता है, या एनजाइटी होती है, कुछ होता है। तो बाइक पे मैं बैठा, अभी पाकिस्तान में मैं अपने कजन्स के साथ गया हुआ था, तो मैं बैठता था थोड़ा बहुत, जूते शूते पहन के बैठता था, चप्पल पहन के नहीं बैठता था, वो ख़तरनाक होती है। आपको शूज़ वगैरह पहन के बैठने चाहिए, सही जो सही अच्छे वाले शूज़ हो, अल्लाह ना करे अगर आप गिरें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। हेलमेट पहन के बैठना चाहिए, सारी सेफ्टी चीज़ें जो बताते हैं लोग कि भाई ये मैंडेटरी है, ये इस तरह पहन के निकलो बाइक के ऊपर। तो भाई पाकिस्तान में तो आपको पता है कि वो उस चीज़ को कोई फॉलो नहीं करता ऑब्वियसली, तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, हमने भी ऐसे ही किया, या सब घर वाले ऐसे ही करते हैं आज भी पाकिस्तान में। ये सब चीज़ें, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और ये सारी सेफ्टी स्टैंडर्ड सिर्फ बाहर के मुल्कों में ही फॉलो किया जाता है, पाकिस्तान में ऑब्वियसली इसकी कोई अहमियत नहीं होती, जबकि बहुत अहम होती है ये सीट बेल्ट की, और सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस की, हेलमेट की, ग्लव्स की, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एनीवे बात ये है कि जब से वो हुआ तो फिर मैंने बाइक पे बैठना छोड़ दिया था, तो मैं बसों में आता था, बसों में जाता था, और बहुत कुछ सीखने को मिला। उस ज़माने में तो इतनी ज़्यादा चोरियाँ डकैतियाँ नहीं होती थी बसों के अंदर, फिर भी छोटी मोटी जेब कतरे और ये सब कुछ हुआ करते थे। तो ये मैं मेरी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है, समझ लो। अगर मैं पीछे जाऊँ, रिवाइंड करूँ अपनी लाइफ को, तो वहाँ से सीखते सीखते फिर मैं जॉब मेरी लगी पढ़ाई के बाद यूनिलीवर में, और फिर होते होते फिर मैं, शुरू से मुझे शौक़ था, मैं, मेरे मामू काफ़ी बाहर थे, एक कनाडा में थे, बाकी दुबई वगैरह में थे, शारजा में, तो दिखता रहता था। और मुझे शौक़ भी था कि यार ट्रैवल का शौक़ था, मुझे हमेशा से ट्रैवल का शौक़ था। तो मैं सोचता था कि यार किसी ऐसे मुल्क में जाऊँगा, पाकिस्तान को आपको पता है कि पाकिस्तान में ये होता है कि या तो आपके पास बहुत ठीक ठाक बैंक बैलेंस हो, ज़मीन जायदादें हों, कोई तगड़ी चीज़ें हों, तो ही आपके जो है वो, और फिर बार बार आपको एक प्रोसेस में अगर आपके पास ये सब कुछ भी होती है, तब भी वीज़ा मिलने की आपको गारंटी नहीं होती कि आप जिस मुल्क जाना चाहते हो आपको उस मुल्क का वीज़ा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। पूरी एक लंबी एक कहानी होती है, आपको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, वो फीसें देनी पड़ती हैं। फीसों का इतना मसला नहीं होता, जब बाहर जा रहा होता है बंदा ऑब्वियसली दे ही देता है, बट आपको एक पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। एक लंबी इतनी थब्बी होती है, वो पूरी बनानी पड़ती है, पुलिस सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, वापस क्यों जाओ आओगे, क्यों जाना चाहते हो, किससे मिलना चाहते हो, क्या प्रोग्राम है, आइटनरी क्या है, क्या है, वहाँ पे होटल रिजर्वेशन है कि नहीं है, वहाँ पे कोई रिश्तेदार है कि नहीं है, पाकिस्तान वापस क्यों आओगे, कौन से होटल में रहोगे, क्या है, कौन सी फैमिली है, क्या जॉब है, क्या बिजनेस है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो भाई ये एक एज अ ट्रैवलर, अगर आपको ट्रैवल का शौक़ हो मेरी तरह, तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो मैंने सोचा हुआ था कि यार मुझे एक अच्छे मुल्क जाना है, जहाँ का पासपोर्ट मैं ले लूँ, और
वहाँ का पासपोर्ट लेके वो जो मेरा शौक है वो अनलॉक हो जाएगा, और वो अनलॉक करके फिर मैं दुनिया में ट्रैवल करूँगा। मुझे शौक था, मतलब आज भी है, कि मैं ट्रैवल दुनिया में करूँगा। और ये सारी चीज़ें बहुत सारा मुझे, ये वो नहीं है कि मैं मतलब बड़े बड़े घर बना लूँ, $5 मिलियन का मेरा घर हो, फिर मैं उस घर को जो है वो शेख चिल्ली की तरह जो है वो कर दूँ, एक को किराए पे दे दूँ और फिर उसकी इक्विटी निकाल के फिर दूसरी जगह। मुझे सब पता है, सारे तरीके पता है। मैंने यहाँ पे भी काफ़ी इंडियंस की जो है वो वीडियोस देखी हुई हैं, पाकिस्तानीज़ की भी देखी हुई हैं, बहुत सारे लोग की देखी हैं, मिला भी हूँ, सब कुछ किया है। बट आज भी मेरे अंदर वो उस चीज़ का ऑब्सेशन नहीं है कि मैं उस पैसों से वो पैसे बना लूँ, क्योंकि हमारे लिए एक तो लिमिटेशंस भी होती हैं एज अ मुस्लिम, बहुत सारी ऐसी लिमिटेशंस होती हैं जो इंटरेस्ट को लेके होती हैं। मगर मैं उस बहस पे नहीं जाऊँगा, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, वो एक अलग टॉपिक है, बिल्कुल ही वो एक अलग कहानी है। एनीवे तो मुझे उस तरह का भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ी गाड़ियाँ हों, बहुत बंगले हों, ये हो, पैसे पे पैसा, पैसे पे पैसा। भाई मुझे एक जो है वो सिंपल सा सादा सा मैं बंदा हूँ, और मेरा शौक़ है मतलब घूमना फिरना दुनिया में, अलग अलग कल्चर्स को देखना, अलग अलग मौसम को देखना, अलग अलग एक्सपोजर हासिल करना, अलग अलग फूड देखना, और अलग अलग सिटीज़ को देखना। बड़े सिटीज़ में जाने का मुझे शौक़ है, जैसे कि सिडनी में जाने का मुझे शौक़ था, तो मैं सिडनी में ही रहा हमेशा 10 साल वहाँ पे। और उसके बाद फिर मैं टोरंटो चला गया, टोरंटो भी वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। फिर न्यूयॉर्क मेरा जाने का शौक़ है। कैलगरी तो इतना बड़ा शहर नहीं है ऑब्वियसली, बट ये कि हम तो अभी फ़िलहाल इन्फ्लेशन की वजह से यहाँ पे आए। तो बात ये है कि इंशाल्लाह फ्यूचर में प्लान है कि न्यूयॉर्क विज़िट करें, और उसके लिए फिर वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा पासपोर्ट से पहले, अगर जब तक कनाडा का पासपोर्ट नहीं मिलता इंशाल्लाह। तो वहाँ जाने का शौक़ है, लंदन जाने का शौक़ है, टोक्यो जाने का शौक़ है, शंघाई जाने का शौक़ है, दुबई वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी, मतलब काफ़ी हाई टेक सिटी है वो, वहाँ अभी हम लोग इसी साल विज़िट करके आए। सऊदी अरब में अभी कोई ऐसा ख़ास वो नहीं है, उस मक्का मदीना को छोड़ के अगर मैं उसकी बात करूँ हाई टेक सिटी की, हाँ रियाद होगा, बट ये कि इतना अभी वो लेवल पे नहीं है जो दुबई का लेवल है, वो बहुत ही डिफरेंट लेवल है। कराची बड़ा सिटी है, उस तरह से मतलब डेवलप नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा उसको डेवलप नहीं करूँगा, बट वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी में शुमार होता है, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन वगैरह, बिजनेस ग्रोथ काफ़ी ऊपर है। वो एक गवर्नमेंट के अलग मसले मसाइल होते हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर है हमारे मुल्क और शहर उस तरह तरक्की नहीं कर पाते जिस तरह उनको करनी चाहिए। ऑब्वियसली वो भी एक अलग ही टॉपिक है, और वो सारी चीज़ें मंजन वो सारे अलग ही हैं ऑब्वियसली। तो ये सारी चीज़ें, तो ये हम शौक़ है हमारे। फिर पेरिस है, वन ऑफ द बिगेस्ट मतलब सिटी है और खूबसूरत शहर है, एफिल टावर वहाँ पे है। और वो इटली का शहर, इटली में शहर है, रोम है, और स्पेन में शहर हैं, अलग अलग जो है वो पुर्तगाल है, अलग अलग ऐसे ऐसे बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कि आपको मतलब मस्ट विज़िट करने चाहिए हम लोगों को, और हमें सीखने को बहुत मिलता है उससे, और अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके बाद बाकी हर इंसान के अपने अपनी ज़िंदगी के लेके गोल होते हैं। मैं किसी को जज नहीं करूँगा कि कोई सही कर रहा है या कोई गलत कर रहा है, सबकी अपनी अपनी मर्जी है। तो ख़वातीन और हज़रात, ये सारा छोटा सा गेम है, मतलब मैंने सोचा आपको छोटा सा अपने बारे में भी इंट्रोडक्शन दे दूं, और अपने ख्यालात के बारे में बता दूं कि क्या चीज़ होती है जो आपको बाहर आने के ऊपर मोटिवेट करती है। मतलब आप ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या फिर जो है वो यूएस वगैरह क्यों जाना चाहते हैं, वहाँ की सिटीजनशिप क्यों लेना चाहते हैं। तो वन ऑफ द बिग बेनिफिट ये भी होता है ऑब्वियसली, जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छे मुल्क का पासपोर्ट मिल जाता है तो आपको आसानियाँ हो जाती हैं। कुछ लोगों को अलग अलग चीज़ें होती हैं, कुछ लोगों के लिए वो फैमिली बेनिफिट्स होते हैं, कुछ लोगों के लिए ये होता है कि हम वहाँ जाके बड़े शहरों में या बड़े मुल्कों में अपना घर बना लें। सबके अपने अपने जो है वो क्राइटेरिया होते हैं, और सब शायद कहीं ना कहीं सही होते हैं, और कहीं ना कहीं अपने हिसाब से वो चल रहे होते हैं, विच इज़ वेरी वेरी फेयर। किसी को कोई हक नहीं है कि मैं किसी को जज करूँ, या फिर कोई मुझे जो है वो अलग उस तरह से जज करे ऑब्वियसली। तो ये सारी गेम है। ये मेरा इंट्रोडक्शन था लाइफ के बारे में। आज के लिए दो सवाल ऐसे हैं जो काफ़ी लोग मुझसे मतलब करते हैं, जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं और जो लोग पाकिस्तान से बाहर भी रहते हैं। तो मेरा दो मुल्कों का मेरा अपना एक्सपोजर है, और वो दो बड़े शहरों का है। अगर मैं टोरंटो की बात करूं, कैलगरी की बात करूं, या फिर मैं इससे पहले सिडनी की बात करूं, तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का दोनों का ही मेरा एक्सपोजर काफ़ी रहा है। अब समझ लो 1 साल से ज़्यादा। मुझे दो मुल्कों की लोगों की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में जो लोग पाकिस्तानी रहते हैं काफ़ी अरसे से, उन दोनों के ही बारे में काफ़ी मैंने चीज़ें जो है वो कलेक्ट की हैं, और दोनों के ख्याल राय, मतलब जो ख्याल होता है उनका पाकिस्तानियों के बारे में इस वक्त जो करंट सिचुएशन है और जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो वो बड़ा मुझे सुन के बड़ा अजीब सा लगता है और बड़ा अफसोस होता है। क्योंकि जो लोग बाहर आ जाते हैं अपनी स्किल की बेस पे, पैसों की बेस पे, वॉट एवर किसी भी बेस पे,
तो वो मतलब कुछ अरसे बाद जब उनको वहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है तो अपने आप को अ, अल्लाह का शुक्र है मैं ऐसा नहीं हूँ या सना भी ऐसे नहीं है, हमारा ऐसा कोई ख्याल नहीं है, मगर अपने आप को वो बहुत ज़्यादा समझने लगते हैं और वो समझने लगते हैं कि यार जो लोग पाकिस्तान में इस वक्त रह रहे हैं सारी गलती उन्हीं की है, सारा जो है वो मलबा उन्हीं के ऊपर गिराया जाता है कि ये काहिल हैं, ये आवाम ऐसी है, इनके अंदर कोई स्किल नहीं है। जबकि वो ये चीज़ बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि उनके माँ बाप भी वहीं पे ही रहा करते थे और आज भी शायद रहते होंगे, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं तो आज भी पाकिस्तान में ही रहते हैं और वो लोग भी वहीं पे पैदा हुए, और अगर उनके अंदर ऐसी चीज़ें सलाहियतें नहीं होती तो वो उस बेस के ऊपर पाकिस्तान से निकल के ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा या अमेरिका या यूके जापान जहाँ पे भी रहते हो वो नहीं जा पाते। तो वो सारी चीज़ें वो काफ़ी वहीं से ही सीख के आए होते हैं, वो जो कल्चर होता है, वो जो लैंग्वेज होती है, वो जो स्किल होती है, वो जो क्वालिफिकेशन होती है, वो जो आपकी महारत होती है जिस बेस के ऊपर आपको बाहर का वीज़ा मिलता है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको आपके माँ बाप की बेस के ऊपर, पैसों की बेस के ऊपर, तो वो बाहर आके उसके बाद थोड़े दिनों बाद उन्हीं लोगों को जो है वो कसूरवार समझने लगते हैं, जबकि वो उनकी गलती नहीं होती। जैसे अब मैं आपको छोटी सी दो मिसालें दूंगा इस चीज़ के ऊपर कि अगर आज को जिस घर में मैं रह रहा हूँ, अगर समझ लो लेट सपोज कि ये $5 लाख का घर है, तो अगर मैं इसको पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करूंगा रुपीस के अंदर, $5 लाख का मतलब हुआ कि 10 करोड़ रुपए। तो पाकिस्तान में इससे बड़ा जो घर होगा वो 10 करोड़ रुपए में आपको डिफेंस में कहीं पे भी बहुत बड़ा, ये तो हमारा छोटे से एक टाउन हाउस में रह रहे हैं, तो आपको वहां पाकिस्तान में वो 10 करोड़ रुपए का घर बहुत ही मतलब लेविश घर होगा, जबरदस्त होगा। और उस 10 करोड़ के घर में जो ये हमारा $5 लाख का घर है, अगर 10 करोड़ के मैं घर से लगाऊं आपको, उस 10 करोड़ के घर में वहां पे नौकर भी होंगे, चाकर भी होंगे, मासियां भी होंगी, ड्राइवर भी होंगे, सब कुछ होगा, क्योंकि वो लोग वहाँ की जो लाइफ होती है वो सब कुछ अफोर्ड करने के लिए काबिल होंगे। तो ये अभी पिछले साल ही की बात है, ऑस्ट्रेलिया में ही, मैं अगर आपको छोटी सी एक मिसाल दूं, तो काफ़ी लोगों से मेरी बातचीत रहती थी कि भाई क्योंकि मैं पाकिस्तान से उस वक्त जो है वो पिछले साल जब पाकिस्तान गया था, तो पाकिस्तान के पिछले साल जनवरी फरवरी के अंदर काफ़ी बेहतर हालात थे। अगर आज से मैं कंपेयर करूं 2023 से, जो 2022 के थे जनवरी, उसमें काफ़ी बेहतर थे। तो मैं काफ़ी लड़कों से मेरी आके बातचीत हुई सिडनी के अंदर, तो वो लोग ये किया कर मतलब बोल रहे थे कि नहीं ये तो पाकिस्तानियों की गलती है, ये है वो है, वो वहाँ पे ये नहीं करना चाहिए। मैं ये कहता था कि यार अब पाकिस्तान में भी फ्रीलांसिंग का गेम बहुत हाई लेवल हो गया है, लोग फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम पे, कहाँ कहाँ, फेसबुक पे अपनी वीडियोस बनाते हैं, अपना फ्रीलांसिंग काम करते हैं, एडिटिंग करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं और ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं और दूसरी ऐसी चीज़ें पकड़ते हैं आईटी से रिलेटेड, अमेजोन से रिलेटेड, ईबे के ऊपर, अमेजोन पे, वहाँ पाकिस्तान में बैठे बैठे उनके जो है वो ई स्टोर्स हैं और वो अपनी चीज़ें कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं और वो कर रहे हैं। मगर वो उनको ये होता था कि क्योंकि उनके दो तीन के जो है वो काम ऐसे वो थे कि वो पाकिस्तान से जो है वो 25-30 हज़ार रुपये में काम करवा दिया करते थे और ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर बैठ के कमाते थे। तो उनको ये लगता था कि अगर सारे जो है वो बंदे इंटरप्रेन्योर हो जाएंगे पाकिस्तान के अंदर, तो फिर ज़ाहिर है उनको जो चीप लेबर जो उनको ऑस्ट्रेलिया में बैठ के या फिर कनाडा में बैठ के वो जो काम वहाँ से करवा रहे हैं 25-30 हज़ार रुपये में, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया में अगर मैं बात करूँ छोटी सी, तो ऑस्ट्रेलिया की जो मिनिमम वेज है वो $23 है। अगर आप 40 घंटे एक बंदे से काम करवाते तो मिनिमम भी $900 पर वीक उसको देने पड़ेंगे, ऑन टॉप ऑफ उसको सुपर देना पड़ेगा, ऑन टॉप ऑफ उसको लीव देनी पड़ेगी, सारे बेनिफिट्स देने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। जो वो काम बंदा 25 से 30 हज़ार, $40,000 जो कि $200 भी नहीं बनते महीने के, तो वो बंदा वो वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से बैठ के वो सारे काम करवा रहा है। शायद अगर वो देख रहा होगा तो मैं ज़रूर देखे, अच्छी बात है। तो ये बात है कि अपनी सोच बदलने की ज़रूरत होती है। अगर आप लोग पाकिस्तान से भी देख रहे हो तो अपनी सोच को बेहतर करो, तुम ज़रूर सीखो काम और बहुत सारी चीज़ें करो, मगर आगे बढ़ने का अपने अंदर जो है ना एक जज्बा रखो और कोशिश करो कि आगे तुम खुद से कैसे डॉलर्स कमा सकते हो या फिर और किस तरह आगे तरक्की कर सकते हो, बनिस्बत ये कि एक ही बंदे के पीछे पीछे कई साल तक जो है वो आप क्लर्क भर्ती हुए और क्लर्क ही बन के निकल गए। अब वो ज़माना ख़त्म हो चुका है। 2023 22 में 20 में जो भी है वॉट कोविड के बाद सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, बहुत सारी चीज़ें आपको स्किल आ जाती है, वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, बहुत ऐसी चीज़ें हो गई जो पाकिस्तान में बैठे हुए भी लोग आज भी लाखों रुपए कमा रहे हैं। मेरे कज़न भी उनमें से एक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो 3-4 सालों से एक ही जो है वो उसमें है और वो कर रहा है मुस्तकिल और पैसे कमा रहा है। मतलब उनका ये होता था कहना कि वो एक बंदा काम कर रहा था और वो था, मगर उसका जो है वो एक दिन उन्होंने अकाउंट लॉक कर दिया, तो ये हो गया वो हो गया, उसको अब वो स्कूल की फीसें कैसे देगा, ये कैसे देगा, वो कैसे देगा। तो यार वो एक आध बंदे के साथ शायद ऊपर नीचे कोई चीज़ हुई होगी, उसमें भी पाकिस्तानियों में जो है वो हर बंदा ऐसा नहीं होता, उसमें भी किसी की कोई शायद छोटी मोटी गलती होती है किसी एक आध बंदे की, या कुछ समझने में, या कोई ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ गलत बना के दे दी, या जो चीज़ का आपने एडवर्टाइज़ किया हुआ था वो चीज़ उस बंदे ने डिलीवर ना की हो, उस बेस के ऊपर शायद उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया हो। मगर
99% लोग आज भी बहुत काम कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जो पाकिस्तान में बैठ के लोग पता चलता है कि यार सप्लाई कर रहे हैं। और अब वहाँ पे मगर ये है कि अब गलती जो होती है वो आपकी गवर्नमेंटों की वजह से जो है ना, आपका मुल्क जो है ना लिफ्ट करता है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं वो आपको अपलिफ्ट करती हैं। जैसे कि जो है अगर मैं कनाडा की बात करूं, तो कनाडा में जो सेफ्टी सिक्योरिटी का माहौल बनाया हुआ है वो कनाडा की गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। नहीं तो यहाँ पे आपको बदतरीन हाल हो जाए। अगर छोटी सी बात वो करूँ तो यहाँ पे लोग कभी भी सिग्नल के ऊपर वो ना खड़े, मगर उनको पता होता है कि अगर हमें पुलिस ने पकड़ लिया तो वो फाइन कर देगी, अगर हम सिग्नल तोड़ेंगे तो फाइन हो जाएगा, किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो आगे उसको जो है वो कंपनसेशन देना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें होंगी। अगर हम खाने के अंदर कोई मिलावट कर देंगे और वो चीज़ अगर पकड़ी जाती है हमारे होटल के अंदर, तो हमारा बिजनेस अलग बंद हो जाएगा, हमें फाइन अलग होगा और शायद जेल टाइम भी हो सकता है। जबकि चीज़ें पाकिस्तान के अंदर नहीं होती, तो ये चीज़ें लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते बल्कि गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करती है। और जो इकोनॉमी होती है वो सारी गवर्नमेंट्स के हाथ में होती है। आज को मेरा कारोबार पाकिस्तान में है और मेरे भाई का अगर कारोबार यूएस के अंदर है, तो पाकिस्तान में मैं अगर करोड़ों रुपए भी कमा लूंगा, 1 करोड़ रुपए में भी कमा लूंगा, तो वो यूएस से अगर वो उसको कंपैरिजन करने बैठेगा तो मैं कभी उसको compete ही नहीं कर सकता। क्योंकि यूएस की जो अपनी इकोनॉमी है डॉलर की, वही इतनी पावरफुल है कि मैं अगर पाकिस्तान में करोड़ों रुपए का कारोबार भी खोल लूंगा तब भी मैं वहां तक 10 सालों में नहीं पहुंच सकता जो जहां पे मेरा भाई 1 साल में पहुंच जाएगा उसी सेम कारोबार को लेके। जस्ट बिकॉज ऑफ डॉलर का जो रेट है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान में अगर मैं आज बात करूं तो 300 रुपए का है तकरीबन। 300, 200, 285, 200, 300 ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहता है ऑब्वियसली। मगर डॉलर अगर यूएस में होगा तो वो तो एक ही डॉलर हुआ ना, मतलब 1 रुपए ही बना ना आपके लिए, तो एक ही डॉलर बना। कहाँ 300 रुपए और कहाँ 1 रुपए, बहुत बड़ा फर्क होता है आपका, बहुत बड़ा फर्क होता है इकोनॉमी के अंदर। अगर आप जब बाहर जाते हो घूमने के लिए तो वो यूएस डॉलर वो आपका कितना काम में आता है। अगर आप दुबई जाते हैं तो वो एक जो है वो यूएस डॉलर वहाँ पे तकरीबन 3.5 धर्म बन जाता है। और अगर आप पाकिस्तान से जाते हो, जो बंदा पाकिस्तान से वहाँ जाता है तो उसको 80 रुपए खर्च करके 1 धर्म मिल रहा होता है। तो यार बहुत बड़ा ये कंपैरिजन होता है, ये कभी आप मैच ही नहीं कर सकते और ये आपके हाथ में नहीं होता, ये गवर्नमेंट्स के हाथ में होता है सारे मुल्क को कंट्रोल करना। इकोनॉमी किस तरह चलेगी, बिजनेस पॉलिसीज कैसे होंगी, लाइट वहाँ पे 24 घंटे आ रही होगी नहीं आ रही होगी, आज मेरा बिल बिजली का जो है वो कितना आता है कितना नहीं आता, आपके घर में पाकिस्तान में बिजली का बिल कितना आता है अगर मैं आपको लिटरली बताऊंगा, मगर मैं आज नहीं बताने वाला कि कितना आता है, तो आपके वाकई में जो है वो पसीने छूट जाएंगे कि यार मतलब कनाडा में रह के 24 घंटे बिजली आ रही है, हीटर चल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है और आपका बिल इतना आ रहा है। और मेरे घर में कराची में जबकि एसी भी नहीं चल रहा, जबकि हीटर भी नहीं चल रहा, जबकि कोई चूल्हे भी उसके ऊपर नहीं चल रहा है इलेक्ट्रिक के ऊपर, तो भी आपका बिल इतना आ रहा है। तो वो एक बहुत ही बड़ा डिबेट होता है और बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसी वजह से हम लोग बाहर आते हैं कि बेहतर फैसिलिटीज़ होंगी, अच्छी सहूलतें होंगी, गवर्नमेंट बेनिफिट्स होंगे, तालीम बेहतर होगी, मेडिकल बेहतर होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं होता कि हम हर चीज़ के अंदर पाकिस्तानियों की गलती ठहरा दें। मैं और सना इस बारे में बिल्कुल भी ये समझते हैं कि यार जो कुछ पाकिस्तान में होता है वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के वो होती है चीज़ें, मैं उस पर नहीं जा रहा कौन सही है कौन गलत है क्या है क्या नहीं है। मगर ये सारा गेम जो भी कंट्रीज वो करते हैं, मैनेज करते हैं, ये सारा गवर्नमेंट्स का गेम होता है कि भाई पाकिस्तानी पासपोर्ट अब क्या आपके हाथ में कि आप अच्छा ज़बरदस्त आप कारोबार करें, मगर आपके पास भी पाकिस्तानी पासपोर्ट है। और जो लोग अच्छा कारोबार नहीं कर रहे होंगे, नॉर्मल जॉब्स कर रहे होंगे, तो वो भी उनके पास भी पाकिस्तानी पासपोर्ट है। मगर यहाँ पे ये है कि अब चाहे वो अमीर हो गरीब हो वॉटेवर कुछ भी हो, वो कोई काम करे या ना करे जो भी करे, मगर जिसके पास कनाडा का पासपोर्ट है उसके लिए दुनिया खुली हुई है। उससे कुछ नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारा क्या, तुम यहाँ पे जॉब करते हो नहीं करते, तुम वापस आओगे नहीं आओगे, उसको दुनिया में कहीं का भी ईटीए भी मिल जाएगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया वाले काफ़ी कहते हैं कि भाई ईटीए ज़ाहिर है चाहिए होता है, तो ईटीए भी मिल जाएगा ऑनलाइन आपको $20 के अंदर 1 साल के लिए। वो बंदा जाए आए जो भी करे वॉटेवर, आराम से बगैर किसी बैंक स्टेटमेंट के, बगैर किसी जॉब के, बगैर किसी श्योरिटी के कि वो वापस कभी कनाडा आएगा नहीं आएगा, वॉटेवर जो भी होगा, इजी पीजी वो एयरपोर्ट पे बैठ के ईटी अप्लाई करे, 5 मिनट में ईटी ले, टिकट ले और ऑस्ट्रेलिया चला जाए या फिर दुबई चला जाए या फिर सऊदी अरब चला जाए या फिर अमेरिका चला जाए, कहीं पर भी चला जाए वो बंदा, तब भी उसको कुछ नहीं चाहिए होगा, कोई श्योरिटी नहीं दिलानी होगी अपनी गवर्नमेंट की। तो ये मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तानियों की गलती होती है हर चीज़ में, बट मेरा मानना ये है कि पाकिस्तानियों की कोई गलती नहीं होती, ये सारा गेम गवर्नमेंट का होता है कि वो किस तरह अपने मुल्क को लेके चल रही हैं, उनका विजन क्या है। क्योंकि मैंने अभी जो हम लोग रिसेंटली विजिट करके आए यूएई से दुबई का विजन दुबई को लेके बहुत ही अलग है। मगर अगर मैं एट द सेम टाइम जैसे ही शारजा की बाउंड्री में एंटर करता हूँ तो मुझे वही अंदाज़ा होता है कि शारजा इज़ ऑल्सो अ लेड बैक सिटी, मतलब शारजा इस वक्त काफ़ी लेड बैक है अगर कंपेयर मैं करूँ
दुबई के उसमें ना वहाँ पे उस तरह की बिल्डिंग्स बनी है, ना वहाँ पे इस वक्त उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहाँ पे उस तरह की सहूलतें हैं जो इस वक्त दुबई में है। जबकि मुल्क एक ही है, शहर दो अलग अलग हैं ज़रूर, बट मुल्क तो एक ही है। तो मतलब बंदा ये सोचेगा कि जो चीज़ दुबई में है यूएई के अंदर, मतलब वो शारजा में भी होगी, नहीं। क्योंकि अगर मैं शेख मोहम्मद की बात करूं भाई, तो उनके अंदर जो वाकई में टॉप नॉच स्किल है, या फिर जो उनकी टीम है, जो वो लोग बाहर से बुलाते हैं, या फिर उनके अपने ही अरबी होंगे, वॉट जो भी होंगे, जो उस चीज़ को डेवलप करने वाले हैं, जो थिंकिंग उनकी है, जो विजन उनका है, भाई टॉप नॉच विजन है। मैं उनसे बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ वाकई में दुबई जाके। जो चीज़ें वो कर रहे हैं, जो वहाँ पे हाई लेवल की जो सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, कोई मैंने बहुत बड़े बड़े इश्यूज वहाँ पे नहीं देखे सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड। जबकि वहाँ पे पाकिस्तानी भी रह रहे हैं, इंडियन भी रह रहे हैं, फिलिपिनोज भी रह रहे हैं, अरबी भी रह रहे हैं, गोरे भी रह रहे हैं, हर तरह का रंग, हर तरह का मज़हब, हर तरह की जो है वो कौम रह रही है। और वहाँ पे लोग, सब कुछ है, मस्जिदें भी हैं, नाइट क्लब्स भी बने हुए हैं, पब्स भी बने हुए हैं, हर तरह की चीज़ें हैं वहाँ पे। मगर भाई क्या लेवल है वहाँ पे, एक दूसरे की क्या डाइवर्सिटी है, एक दूसरे को एक्सेप्टेंस है वहाँ पे। उस चीज़ को अडॉप्ट कोई नहीं करता, मगर एक्सेप्ट करते हैं हर तरह के रिलीजन को, हर तरह के कल्चर को। ज़बरदस्त यार, मज़ा आ जाता है दुबई जाके। हर दफ़ा जब भी जाते हैं इम्प्रेस होके आते हैं हम लोग, मैं और सना तो स्पेशली। तो फिलहाल हमारा दुबई जाने का कोई इरादा नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। तो ये है कि ये बात है। और दूसरी चीज़, एक और बात मैं बता दूँ, एक अदील नाम है उनका, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था कि बट उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि आपको मैं एक अगली जो पॉडकास्ट होगी उसमें मैं ये आपको बताऊंगा कि जो कुछ पाकिस्तानी ऐसे इन्फ्लुएंसर भी होते हैं, ये यूट्यूबर भी होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े पॉडकास्टर्स होते हैं, वो कभी कभी 15-20 दिन के लिए जो है वो बाहर के मुल्कों में जाते हैं और अपनी अलग एक राय बना के आ जाते हैं, कुछ ऐसे लोगों से मिलके जो वहाँ पे शायद अच्छी एक बड़ी पोजीशंस पे हाई लेवल जो है वो जेंट्री होती है, और अलग अलग सेट हुए हुए होते हैं। और वो सोचते हैं कि यार ऊबर करने वाले तो गलत होते हैं, सिक्योरिटी करने वाले गलत होते हैं, या फिर जो है वो हल्की जॉब नहीं करनी चाहिए आपको, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो अगली वाली जो इंशाल्लाह पॉडकास्ट होगी वो हम जॉब्स के बारे में करेंगे, कि मतलब जो बाहर के मुल्कों में आके लोग और जॉब्स करते हैं और उसको आगे कंटिन्यू कैसे कर रहे होते हैं अपनी फीसें निकालने के लिए, क्या क्या करने के लिए। तो क्या वो तरीका सही होता है या फिर वो गलत होता है, इवन वो लोग तो सोचते ही हैं, मगर उसके बारे में यहाँ जो रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनका भी एग्जैक्टली क्या मानना होता है, क्या सोचना होता है। क्योंकि मैं बाहर तकरीबन 11-12 साल से रह रहा हूँ, तो मुझे अब सबसे मिलके वो आइडिया हो चुका है, और ये तमाम जॉब्स मैंने की हुई हैं, इसलिए मुझे पता है एग्जैक्टली कि वो क्या सोचते हैं, उनका क्या मानना होता है। बट आज की वीडियो में नहीं, वो इंशाल्लाह अगली वाली वीडियो में हम करेंगे, क्योंकि वो फिर आज आज का टॉपिक थोड़ा अलग है। तो आज का जो दूसरा सवाल था, ये पहले सवाल आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा विजन के बारे में, और उसके बारे में मेरा छोटा सा जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया उसके बारे में। अब जो दूसरा सवाल है वो अदील ने मुझसे पूछा था, शायद अगर वो देख रहे हो भाई का पॉडकास्ट के जो चैनल है आस्क अशर, अगर आप लोग अभी कोई सवाल है तो आस्क अशर 0@gmail के ऊपर आप लोग ईमेल कर सकते हैं, और आपका कोई भी जो भी सवाल होगा आप लोग थोड़ी सी अपनी जो है वो उसमें लिख भी दें बायोडेटा, मतलब कि आपकी स्टोरी क्या है, आपका सवाल क्या है, और आपका वो होगा। मतलब आप, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बस सिर्फ अस्सलाम वालेकुम ब्रो कर देते हैं, तो मतलब मैं उसका क्या आपको जवाब दूं, वालेकुम सलाम अगर मेरे पास दे देता हूँ कि वालेकुम अस्सलाम, तो आप लोग अपना छोटा सा एक बैकग्राउंड लिख लें। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि बस मिलना चाहते हैं आपसे, तो जब भी मुझे मौका होता है मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों से मिल लेता हूँ। जैसे मैं अभी पिछली दफ़ा बाकायदा 25 किलोमीटर की ड्राइव करके और आशिर से मिलने के लिए गया, मेरा कोई काम नहीं था वहाँ पे, मेरा कोई उससे कोई लेना देना नहीं था, मतलब नहीं था, कोई वो मफाद नहीं था, बट मैं सिर्फ उसने कहा था तो मिलना है, और मेरे पास मौका था तो मैं मिलने चला गया लड़के से। तो क्योंकि वो रिजाइना से आया हुआ था, ये था होता। तो एनीवे अगर मुझे मौका होगा, अगर आपको मिलना होगा तो ज़रूर इंशाल्लाह आगे चल के मुलाकात करेंगे। आप लोग अगर कैलगरी आ रहे हो तो ज़रूर बताइएगा। दूसरी बात ये कि अगर आपके जो भी सवाल हो askashar0@gmail के ऊपर gmail.com के ऊपर आप ईमेल करिएगा, और अपनी सारी स्टोरी लिख देगा कि भाई ये चीज़ है, हमारा ये मानना है, वो है, ये है। तो जो भी चीज़ें होगी मैं कोशिश करूंगा अपनी पॉडकास्ट में आने वाले सवालात जो भी होंगे ऐड कर सकूं। तो भाई अब आते हैं अदील के क्वेश्चन के ऊपर। आई थिंक अदील ही नाम था उनका। तो उन्होंने ये पूछा था कि अशर भाई हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कनाडा के बारे में, तो मुझे ये पूछना था कि जो कनाडा का वो होता है, मतलब जो लेटर बनता है उसके लिए, जॉब लेटर जो होता है, जो ड्यूटीज़ वगैरह लिखी जाती हैं, एक्सपीरियंस लेटर जो होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ। ज़ाहिर है काफ़ी लोग हमें कनाडा की वजह से भी फॉलो करते हैं, बट मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि ये पॉडकास्ट सिर्फ कनाडा के बारे में नहीं होगी, बाकी जो और दुनिया के जो है वो अलग अलग टॉपिक्स होंगे, सब्जेक्ट्स होंगे, उनकी बारे में बात होगी। पाकिस्तान के बारे में होगी, ऑस्ट्रेलिया के बारे में होगी, यूएस के बारे में, यूके के बारे में, और बाहर लोग क्या समझते हैं, पाकिस्तान में लोग रहने वाले क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं,
अलग अलग चीज़ों के बारे में, अलग दुनिया में आजकल क्या चीज़ें लेके जो है वो नई नई चीज़ें आ रही हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, और लोगों के एक्सपीरियंसेस के बारे में, मेरे एक्सपीरियंसेस के बारे में, एक्सपोजर के बारे में, ट्रैवल के बारे में, जो दुनिया में अलग अलग जाके हम लोग करते हैं। तो ये, तो भाई मैं अब आता हूँ अदील की क्वेश्चन की तरफ वापस। और अदील ने ये पूछा था कि यही बात कि जो एक्सपीरियंस लेटर होता है कनाडा का, तो वो हम किस तरह बनाएं, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करें। तो ये चीज़ें आपको अदील मैं बता देता हूँ कि अगर आप जब गूगल के ऊपर सर्च करेंगे एनओसी कोड लिख के अपना, तो आपको वहाँ पे भी ये काफ़ी चीज़ें, जो भी आप जिस भी प्रोफेशन में आ रहे होंगे, यहाँ पे एनओसी कोड, आपका जो भी एनओसी कोड होगा, तो वहाँ पे आप आईआरसीसी में लिख के आप जब ये सब चीज़ें गूगल के ऊपर सर्च करेंगे, तो आपको सारी क्लासिफिकेशन उसकी मिल जाएगी और जॉब डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। लेट सपोज कि अगर आप आईटी इंजीनियर हैं, तो आईटी इंजीनियर के अंदर भी ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, या फिर साइबर सिक्योरिटी में हैं, या फिर डाटा एनालिस्ट हैं, या फिर आप जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। आईटी के अंदर ये ऐसी हज़ारों चीज़ें होती हैं जो आप जिस बेस के ऊपर आपने अपना एनओसी कोड जनरेट किया हुआ होता है, इनविटेशन लिया होता है, और आपको उसी प्रोफेशन को अपने आगे दिखाना होता है, और वही जॉब ड्यूटीज़ आपको अपने एक्सपीरियंस के अंदर ऐड करनी होती है। मतलब जो लेटर होता है आपको एग्जैक्टली आपका मैच होना चाहिए। ये ना हो कि आपने दिखा दिया हो कि भाई आप अकाउंटेंट, अगर आपने डिग्री की हुई है, डिग्री से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। जो आपने एक्सपीरियंस अपना दिखाया होता है, कनाडा की यही एक बहुत बड़ी खूबसूरती है जो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। वो भी इंशाल्लाह किसी दिन बात करेंगे कनाडा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की छोटी मोटी जो स्किल असेसमेंट और एजुकेशन असेसमेंट के बारे में। वो एक अलग बहुत ही लंबा लेंथी टॉपिक है, तो वो हम कर भी चुके हैं अलग अलग। मगर मैं आगे भी इंशाल्लाह जो आने वाली वीडियोस होंगी उसमें छोटी मोटी आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। बट ये कि तो ये चीज़ें होती हैं कनाडा में, ये खूबसूरती होती है कि आपने जो एक्सपीरियंस होता है आपका इस वक्त जो आप काम कर रहे होते हैं, आपको वही जॉब ड्यूटीज़ लिखनी होती है। मगर फोकस आपका ये रहे, जब आप लेटर बना रहे हो या फिर जो भी आपका एम्प्लॉयर वो लेटर बना रहा हो ऑब्वियसली, कि तो ये कंफर्म रहे कि आपकी वो जो जॉब ड्यूटीज़ हैं उस एनओसी कोड के साथ मैच करती हैं या नहीं करती हैं। बट ये राय देने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं कोई माइग्रेशन एजेंट नहीं हूँ, मैं कोई पैसे लेके ये काम नहीं करता, और आप कनाडा के अंदर ये काम पैसे लेके कर भी नहीं सकते। ये एक तरह से इलीगल समझा जाता है, बट फिर भी लोग करने वाले कर रहे हैं। इंडियन दबा के कर रहे हैं, पाकिस्तानी लोग भी दबा के कर रहे हैं, सारे देसी हमारे अंदर आदत होती है कि कनाडा की गवर्नमेंट मना भी करती है तब भी लोग करते रहते हैं। आगे चल के हमारा प्रेम है कि हम शायद ये कोर्स करके एक प्रॉपर आईआरसीसी के एजेंट बन जाए, क्योंकि मुझे और सना को मतलब शौक भी है दूसरों की स्टोरीज और ये सारी चीज़ें, मतलब आगे चीज़ें ये करने की। बट हम यहाँ पे नहीं कर सकते ऑब्वियसली विदाउट गेटिंग अ लाइसेंस। पाकिस्तान में होते तो कब का शुरू भी कर चुके होते, वहाँ पे तो कोई चीज़ एज सच कोई लेजिस्लेशन नहीं है कि आपको रेगुलेटेड एजेंट बनना पड़ता है, माइग्रेशन एजेंट बनना पड़ता है, उसका कोर्स करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें होती है क्योंकि ये कनाडा की गवर्नमेंट कहती है भाई एक जिम्मेदारी वाला काम है, पैसे लेके जो भी कर रहे हो, सो यू शुड हैव अ लाइसेंस। चाहे तुम सिक्योरिटी करो, चाहे तुम फर्स्ट एड करो, चाहे तुम गाड़ी चलाओ। पाकिस्तान में तो बगैर लाइसेंस के लोग गाड़ी भी चला रहे होते हैं, तो बुढ़े भी हो जाते हैं, उनके पास लाइसेंस ही नहीं होता। एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ आपको। बट यहाँ पे हर चीज़ के लिए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया भी हो, हर चीज़ के लिए लाइसेंस होता है। बट यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे बहुत लोगों को जानता था, ऐसे बहुत बिजनेसेस को जानता था जहाँ पे उनके पास लाइसेंस नहीं होता था। वो पाकिस्तान इंडिया में रजिस्टर्ड होते थे और वो कहते थे हम ओवरसीज बेस के ऊपर यहाँ पे हमने ऑफिस खोला हुआ है और यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी धंधा चलता था और यहाँ पे भी धंधा चलता है। सारा पैसे बनाने का तरीका होता है। तो खैर एनीवे, मैं पहले डिस्क्लेमर मैंने सोचा कि दे दूं आपको कि मैं भाई कोई जो राय दे रहा हूँ अपनी, वो अपने अपने एक्सपीरियंस की बेस के, अपने जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसी बेस के ऊपर दे रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमने, जो हमारा एम्प्लॉयर था, हमने उसके पास गए, उनको बताया कि भाई ये सारी चीज़ें जो जो हम काम कर रहे हैं ऑब्वियसली वो तो लिख के दे ही दो, मगर और भी जो एनओसी कोड के हिसाब से जो भी चीज़ें आती हैं, जो कनाडा की गवर्नमेंट कहती है कि ये चीज़ें जो आप जिस प्रोफेशन में एंटर कर रहे हो, जहाँ से आपने इन्विटेशन लिया या जो आपका पीआर आने वाली है, जो भी है, तो आपने ये काम की बेस के ऊपर आपने लिया होगा, तो वो सारी चीज़ें आप एनओसी कोड जाके जो क्लासिफिकेशन होती है गूगल में सर्च करोगे, तमाम वेबसाइट मिल जाएगी। हमें भी वो चीज़ें मिल गई थी सारी। तो जब हमें मिल सकती हैं तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपको भी इंशाल्लाह मिल जाएंगी। गूगल ऐसा बाप है कि वो सब बच्चों में बांटता है, वो मतलब तफरका नहीं करता कि ये पाकिस्तानी है, ये इंडियन है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये जूइश है, ये है, इसको ना दो, उसको दो। तो बड़ी बात है गूगल की भी भाई। एनीवे, तो ये आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह गूगल के ऊपर 100% की सारी इन्फॉर्मेशन। आपने जिस भी एनओसी के अंदर किया होगा, आपको वो वहाँ से आप वो सारी जॉब डिस्क्रिप्शन निकाल दो, और आप जो करंट इस वक्त काम कर रहे होगे वो अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन निकाल लो, और वो सारी चीज़ें अपनी तो डाल ही दो और एक्स्ट्रा में वो सारी भी डाल दो, ताकि उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और आपका इंशाल्लाह ताला जो है वो पीआर आ जाएगी, और फिर इंशाल्लाह आप भी कनाडा हो जाओगे, तो वो भी मुलाकात हो जाएगी। दूसरा उनका एक और भी सवाल था कि भाई आइल्स के अंदर क्या कर सकते हैं। तो यार आइल्स के अंदर आप बेहतर कर सकते हैं, आइल्स अपना स्कोर को बेहतर करें, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है।
और आपको मेहनत करनी पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं भाई। उसके लिए कोई जो है वो अशर सना की कोई नुस्खा नहीं है, कोई पुड़िया नहीं है हकीमी कि आपने जो है ना वो 2-3 गोलियां खाओगे और आप जो है वो 7 ईच जाके दे दोगे। वो ऐसा कोई नुस्खा नहीं होता। आपको हर चीज़ के लिए दुनिया में मेहनत करनी पड़ती है। सब लोग करते हैं, हम लोग भी करते हैं। सना ने करती रही करती रही करती रही, मैंने भी किया, आइट्स किया। उसके बगैर आप यहाँ पे आ ही नहीं सकते ऑब्वियसली। ये सारी चीज़ें मैंडेटरी होती हैं। तो आप और आपकी वाइफ जो भी अगर आ रहे हो, अगर आपकी वाइफ हैं तो ठीक है, और नहीं है तो भाई कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पे आओगे तो हो ही जाएंगी, कोई मसला नहीं है, बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग आ रहे हो तो मोस्ट वेलकम, इंशाल्लाह वेलकम टू कनाडा। और एक्स्ट्रा फरमाइश पे काफ़ी लोगों ने मुझसे ये भी सवाल किया हुआ था कि भाई आइल्स को कैसे इंप्रूव करना है, क्या करना है। तो भाई मैं उस चीज़ के लिए जेन्युइन बंदा नहीं हूँ, सच बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारी मेहनत नहीं की उसके ऊपर ज़िंदगी भर, क्योंकि मैं स्टूडेंट वीज़े पे ऑस्ट्रेलिया में रहा ही नहीं। तो मुझे बार बार आइल्स नहीं करना पड़ा। मैंने एक दफ़ा ही ज़िंदगी में आइल्स किया। अपनी ओवरऑल लाइफ के अंदर 40 ईयर्स का हूँ मैं, माशाल्लाह माशाल्लाह से माशाल्लाह कह देना। मगर मैंने सिर्फ एक दफ़ा आइल्स किया, वो भी जनरल आइल्स किया। और पहले ही दुप्पल में मैंने मेहनत की अपनी बेगम के साथ, उसने मुझे काफ़ी चीज़ें पढ़ाई सिखाई, तो वो निकल गया। तो उसके लिए मैं अपनी वाइफ का जो पॉडकास्ट होता है, मतलब वो भाई का ही पॉडकास्ट होगा, मगर वो बहन नहीं है मेरी, मेरी बीवी है, तो उसके साथ मैं लूँगा। और मतलब वो पॉडकास्ट ऐसा होगा कि मैं उसकी जो लाइफ गुजरी है, स्टूडेंट लाइफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और वो स्टूडेंट लाइफ कनाडा से भी एक सिमिलर ही होती है, जो स्टूडेंट लाइफ बाहर के मुल्कों में कैसी होती है। और काफ़ी ऐसे लड़के लड़कियां होते हैं जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं कि यार हम शादी के बाद आ रहे हैं तो कैसे मैनेज होगा, बच्चे हो गए तो कैसे मैनेज होगा। मैंने उनके अम्मा अब्बा से वादा किया था कि भाई आपकी बेटी को जो है मैं पढ़ाऊंगा, तो वो वादा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरा किया। और अपनी बेगम को जो है वो बैचलर्स भी कराया, और उसके बाद उसको मास्टर्स भी कराया। और मास्टर्स जब हुआ, जब मेरे माशाल्लाह से 2 बच्चे थे, उसके साथ ही उसने मास्टर्स किया और बेहतरीन नंबरों से पास किया। उसके साथ ही उसने आइट्स किया, उसके साथ ही उसने जो है वो प्रोफेशनल एयर किया, पीटी किया, मतलब ऑस्ट्रेलिया की लैंग्वेज में होता है, नाती किया, अलग अलग एक्रीडिटेशन की। वो तमाम चीज़ें उसने शादीशुदा होते हुए की, बच्चों के साथ की, जॉब के साथ की, फुल टाइम जॉब के साथ। ये तमाम चीज़ें जब हम लोग एज अ फैमिली ये सब चीज़ें कोप कर सकते हैं, तो अगर आप लोग आने वाले हैं तो आप लोग भी इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कोप कर सके होंगे। मगर वो उसके लिए मैंने आपको बताया कि मैं सही बंदा नहीं हूँ आपको ये चीज़ बताने के लिए। जो बंदा ये काम कर रहा होता है, प्रैक्टिकल जिसका एक्सपीरियंस होता है, मेरा लिटरली बाहर के मुल्क में एज अ स्टूडेंट कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं उसके लिए सही नहीं हूँ कि असाइनमेंट कैसे होते हैं, यूनिवर्सिटी के लिए असाइनमेंट कैसे होते हैं, टीचर्स को कैसे जो है वो काबू में किया जाता है, आगे कॉलेज के अंदर अपनी या यूनिवर्सिटी में कैसे जगह बनाई जाती है, आइल्स के लिए अच्छे बैंड लेकर आने हो तो कैसे होता है, साथ में जॉब को मैनेज करना होता है, बच्चों को मैनेज करना होता है, फैमिली को मैनेज करना होता है, तो ये सब चीज़ें कैसे होती हैं। तो मैं इंशाल्लाह उसके लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट मेरी अपनी वाइफ है सना, जिसका नाम है, साथ ही में आती है। तो मैं उससे ज़रूर पूछूंगा, उसका अलग ही जो है वो इंटरव्यू लूंगा और उससे पूछूंगा कि भाई कैसे मैनेज करती थी, क्या क्या चीज़ें थी। और वो बिल्कुल अनकट होगी इंशाल्लाह। उसमें अगर जो अच्छाइयाँ होंगी, बुराइयाँ होंगी मेरे बारे में भी, तो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। या जो स्ट्रगल्स आए उसने किए, या जो हर्डल्स उसने फेस किए, वो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आगे आने वाली पॉडकास्ट में ज़रूर रिकॉर्ड करूंगा। तो ये सारी चीज़ें थी, तो मैंने सोचा कि आपको बता दें। और इसके अलावा आपके पास अगर अलग से कोई क्वेश्चंस होते हैं इसी बारों में, लड़कियों से रिलेटेड या और फैमिली से रिलेटेड, जो आप मैं मतलब सना से कर पाऊँ, या और अलग अलग ऐसी चीज़ें पूछ पाऊँ जो स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, और भी दूसरी चीज़ों से रिलेटेड हो, क्वेश्चन के लिए आपको आस्क अशर @gmail.com के ऊपर ईमेल करनी होगी। क्योंकि अशर सना एक डिफरेंट हमारा डोमेन है, और ट्रैवल विद अशर सना वो भी एक अलग है। मगर आप इसके ऊपर करोगे तो काफ़ी आसानी हो जाएगी। और ये है कि हमें स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें हम उसी ईमेल की जो है वो थ्रू थ्रू आपको जो है वो अपनी पॉडकास्ट के अंदर उसको इंक्लूड कर लेंगे। मतलब आपको ईमेल के ऊपर कोई रिप्लाई नहीं देंगे, बट उसको पॉडकास्ट में इंक्लूड करके आपको वहाँ पे लाइव इंशाल्लाह आके उसके जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उनका रिप्लाई आपको देने की कोशिश करेंगे, जो हमारी बेस्ट नॉलेज होगी, जो बेस्ट एक्सपीरियंस और एक्सपोजर होगा ये सबके साथ। तो प्लीज़ डू ईमेल अस और ये सारा कुछ कर लेना। तो बस मैंने कहा कि आपको ये सब चीज़ें बता देता हूँ साथ में। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको कनाडा आने के लिए या ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए या ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं। आपकी क्वालिफिकेशन हो गई, आइल्स हो गया, आपकी पैसे हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई, बट ये अभी उस बारे में नहीं है। तो मैंने सोचा अदील आपके जो है वो क्वेश्चन का छोटा मोटा आपको रिप्लाई देता हूँ। कोशिश करो, मेहनत करो, आइल्स में अच्छे नंबर लेकर आ जाओ, आपका स्कोर बढ़ जाएगा। और दूसरी दूसरी जो है वो जो PNPs होते हैं कनाडा के, और अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं बहुत, हर स्टेट के अलग अलग जो है वो मंजन है, अलग अलग प्रोग्राम है, कहीं आसानियाँ हैं, कहीं मुश्किल है। कोशिश करो कि आसानियों की तरफ चले जाओ पहले। अगर आपका उसके बाद दिल नहीं लगता उस प्रोविंस के अंदर, तो आप लोग जो है वो वहाँ से निकल के आप किसी और बेहतर प्रोविंस में भी जा सकते हो 1-2 साल के बाद। कोई यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा कोई सख्ती नहीं होती कनाडा की गवर्नमेंट की तरफ से, आपको वहीं पे ज़िंदगी भर रहना है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं होता।
तो बहुत सारे लोग आपको डराते भी होंगे कि वहाँ पे 5 साल रहना है, 10 साल रहना है, ऐसे तो कुछ नहीं होता। 3 साल में तो आपको, अगर आप पीआर आते हो तो आपको यहाँ पे 3 साढ़े 3 साल में पासपोर्ट मिल जाता है, फिर तो आप आज़ाद हो दुनिया में कहीं पे भी जाने के लिए, कनाडा में कहीं पे भी रहने के लिए। तो ये सारा गेम होता है। मैंने सोचा आपको आज की पॉडकास्ट के अंदर ये तमाम क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। तो होपफुली आप लोगों को आज की पॉडकास्ट जो है वो कुछ ना कुछ समझ में आई होगी, कुछ ना कुछ शायद कुछ सीखने का मौका मिला होगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ भाई का पॉडकास्ट चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, वॉच आवर बढ़ाओ, ताकि भाई इसमें भी कुछ ना कुछ गेम शुरू हो जाए। और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।